निशाने पर कांग्रेस है। सहयोगी तो सहयोगी कांग्रेस के अंदर से भी प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने कांग्रेस विधायकों को नीतीश के साथ आने का ऑफर देकर नया दांव खेल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई। गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 12 कदम दूर रह गया और अब हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने इशारों में हार का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। ये जरूर हमें लगता है कि फर्स्ट राउंड का सबसे अच्छा रहा। फर्स्ट राउंड में बेहतर प्रदर्शन रहा और वहाँ माले का गढ़ था, मगध का इलाका और शाहबाद का इलाका। जाहिर सी बात है कुछ और सीटें अगर मिली होती तो प्रदर्शन और बेहतर होता। कांग्रेस को कुछ कम सीटें भी मिलनी चाहिए थी। अब उस पर देखा जाएगा। कांग्रेस शायद 70 सीट संभालना कांग्रेस के लिए थोड़ा टेढ़ा साबित हुआ। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के अंदर भी कलह शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर ने कम सीटें मिलने को निराशाजनक बताते हुए बदलाव की मांग की है। तारिक अनवर ने उम्मीदवारों के चयन में बड़ी चूक का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पार्टी के सांसद अखिलेश सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। तो ये बिना किसी चूक के तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन में हो, चाहे वो कैंपेन में हो या और कुछ हो। तो इसलिए हमने एक मशवरा दिया है पार्टी को कि इस पर गहन चिंतन होना चाहिए। तारिक साहब महामंत्री हैं, सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। तारिक साहब सब अच्छा उनको चुनवाना चाहिए था। सबसे बड़े नेता तो वही हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठना लाजमी भी है। कांग्रेस नेताओं ने आरजेडी पर दबाव बनाकर विधानसभा की 70 सीटें हथिया तो ली, लेकिन जीत मिली मात्र 19 सीटों पर। 51 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और 75 सीटें जीतने में कामयाब रही। जबकि वाम दल 29 सीटों पर चुनाव लड़े और 16 पर जीत हासिल हुई। यानी सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा। और शायद कांग्रेस के खाते की सीटें आरजेडी या लेफ्ट पार्टियों के पास होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। खैर, अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब कांग्रेस की कलह पर विरोधी सियासी रोटी सेकने की कोशिश में जुट चुके हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कांग्रेस विधायकों को खुला ऑफर दे दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ आ जाए। लेकिन व्यक्तिगत जहां तक मेरा सवाल है, हम तो कहेंगे कि कांग्रेस के माननीय विधायक लोग विचार करें और नीतीश जी को साथ दें। विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर और कांग्रेस की अंदरूनी कलह की तो अभी शुरुआत है। हार की हताशा में और क्या कुछ होता है, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण और शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। कुछ ही देर में नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे। जी हां, चुनाव के बाद पहली बार जेडीयू ऑफिस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जेडीयू ऑफिस में पार्टी विधायकों से मिलेंगे नीतीश। नवनिर्वाचित विधायकों के किससे मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। तो देखिए, कुछ देर में अपने दफ्तर पहुंचेंगे। जेडीयू ऑफिस पहुंचने वाले हैं नीतीश कुमार। चुनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब वो जेडीयू ऑफिस पहुंचेंगे। जेडीयू ऑफिस में पार्टी विधायकों से मुलाकात भी करने वाले नीतीश कुमार। नए जो चुनकर विधायक सामने आए हैं, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है नीतीश कुमार का। तो देखिए, चुनाव के बाद पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचने वाले, तब से थोड़ी देर बाद जेडीयू ऑफिस पहुंचेंगे नीतीश कुमार। चुनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब वो जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे और जेडीयू ऑफिस पहुंचकर वो जो पार्टी विधायक हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जो नए चुनकर विधायक आए हैं उनसे भी नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। उनसे बातचीत करेंगे, उनको बधाई देंगे। थोड़ा वक्त और लगेगा जब नीतीश कुमार अपने जेडीयू ऑफिस में पहुंचेंगे और पहली बार नीतीश कुमार चुनाव के बाद जेडीयू ऑफिस पहुंचने वाले हैं। यहां पर मुलाकात होगी विधायकों के साथ। आनंद अमृतराज अपडेट के साथ फोन लाइन पे हमारे साथ सीधे जुड़ गए। आनंद, कितने बजे का वक्त तय किया गया है जब नीतीश कुमार यहां पहुंचेंगे?
देखिए, किसी भी वक्त नीतीश कुमार पहुंच सकते हैं और जितने भी जेडीयू के निर्वाचित विधायक हैं उनके साथ कई प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं आरसीपी सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार जैसे नेता पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है कि नीतीश कुमार पहुंचेंगे और अपने निर्वाचित विधायकों के साथ साथ जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और जाहिर सी बात है, 2 दिनों तक नीतीश कुमार एक अन्यमान चुनाव परिणाम निकलने के बाद पहली बार एक अन्यमान से बाहर निकले हैं और पार्टी दफ्तर में जा रहे हैं और वहां पे तमाम लोगों से मुलाकात करने के अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जेडीयू का जो परिणाम आया है उसके पीछे वजह क्या है। इसके अलावा कई सारी महत्वपूर्ण बातें भी होगी। साथ ही जेडीयू विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और उसमें नीतीश कुमार को नेता चुने जाने की पूरी संभावना है। तो एक जो कोरम होता है अनूप, वो पूरा किया जाएगा, लेकिन बस इंतजार है। किसी भी वक्त नीतीश कुमार पहुंच सकते हैं जेडीयू ऑफिस में और पहली बार देखिए चुनाव के बाद वो घर से निकले हैं, 2 दिन बाद एक अड़े मार्ग से निकले हैं और अब सीधे जेडीयू दफ्तर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ जो नए विधायक हैं, जो विधायक चुनकर आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और मंथन भी होगा कि आखिर सीटें कैसे जेडीयू की कम हो गई और क्या कुछ आगे होगा, यह तमाम चीजें तय होंगी। इधर चुनाव नतीजे के बाद पहली बार महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। तेजस्वी ने पोस्टल बैलेट की गिनती पर सवाल उठाते हुए महागठबंधन की हारी हुई सीटों पर दोबारा काउंटिंग की मांग की है। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है, आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ? जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई, किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हारी 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि हम ही जनता के विजेता हैं। जनादेश के साथ बिहार में छल हुआ है, जनादेश का अपहरण किया गया। पीएम और सीएम के इशारे पर यह अपहरण हुआ। मेरी अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें तेजस्वी महागठबंधन के नेता चुने गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की पहले बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी जी को विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया। छल के द्वारा अपहरण किया इस जनादेश का और सबों ने मिलकर के कहा जनादेश हमारे पक्ष में है। इधर न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश से भूल नहीं हुई होती तो आरजेडी कहीं और होता। उन्होंने कहा कि 2015 में नीतीश की वजह से आरजेडी को ज्यादा सीटें मिली, इस बार 80 सीट युवा तेजस्वी नहीं बचा पाए। जो आपने कहा 125 सीटें एनडीए ने ली है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी और कहा यह जा रहा है कि 31 साल के एक लड़के ने जो वो कर दिया जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। क्या ये एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए भविष्य में नहीं है? मैं फिर इस पर साफ करना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि पहली बार बड़ा भाई हुए हैं, मैंने कहा मैं 67 सीट लेकर के भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरह ये कौन सी बात कह रहे हैं साहब? मैं तो कहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2015 का चुनाव। 2015 के चुनाव में 80 सीट आया आरजेडी को।
तेजस्वी जी की कौन सी भूमिका थी? वही MY का समीकरण जो पिताजी ने तैयार की थी। मैं तो कहता हूं नीतीश जी से अगर भूल ना हुई होती तो आज RJD कहीं और होता। और लालू जी गुस्सा में आ जाते हैं जब मैं एक बार कहा था कि लालू जी को नीतीश जी का लॉकेट पहन लें कि राजनीतिक जीवन दे दिया। ये तेजस्वी उसी जीवन के 80 सीट नहीं बचा पाए साहब, और ये मुख्यमंत्री का दावा कर रहे थे, सरकार का दावा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार का गठन होगा। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जैसे नॉर्थ कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन करते हैं, वैसे बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं। जी कह रही है कि जो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे मोदी। देखिए, मोदी को करने की क्या जरूरत है? करेगी वो जनता जो बटन दबाएगी EVM का कमल छाप पे। यहां कोई कुश्ती थोड़ी ही लड़ना है। वो जनता पूरे दुनिया में, छोड़ दीजिए भारत के अंदर, जो लोकतंत्र की दुहाई हम पूरे दुनिया में देते हैं। ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है? अगर आप कोरिया की भूमिका देखें, किम जोंग जो अपने प्रतिद्वंदी की हत्या करा देते हैं, वही काम तो कर रही है ममता बनर्जी। पंचायत के चुनाव में लोगों की हत्या करा दी, जो बोले उसके खिलाफ उसकी हत्या करा दी। यानी राजनीतिक हत्या की सिलसिला और राज्य के अंदर तुष्टीकरण, एक खास वर्ग के लोगों को के प्रति सॉफ्ट होना, घुसपैठियों के प्रति सॉफ्ट होना। मैं तो कहूं वहां हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है और ये लोग सांस ले रहे हैं, बड़े मुश्किल से सांस ले रहे हैं। सामाजिक समरसता का सांस वहां बंद हो गया है। लोग ICU में जी रहे हैं और ये चुनाव में इसका रिजल्ट आएगा। ममता बनर्जी देखते रह जाएंगी और वो मुमकिन हो जाएगा कि मोदी है तो मुमकिन है। विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन चुनाव का रिजल्ट जारी हो गया है। पटना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नवल किशोर यादव ने 1263 वोट से जीत हासिल की और RJD के नारायण यादव को शिकस्त दी। जीत की खबर मिलते ही मीठापुर मतगणना केंद्र के बाहर कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। लगातार ढोल नगाड़े के साथ महिला और पुरुष कार्यकर्ता थिरक रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत के हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन का रिजल्ट जारी हो चुका है। बीजेपी की जीत हुई है और पटना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नवल किशोर यादव ने जीत हासिल की है, जिसके बाद देख सकते हैं कि मतगणना केंद्र के बाहर जो बीजेपी समर्थक हैं किस तरह से लगातार नाच रहे हैं, गा रहे हैं, थिरक रहे हैं और हर चेहरे पर गुलाल लगा हुआ है। फूलों की बारिश हो रही है। हाथी घोड़े के साथ देख सकते हैं जुलूस निकालने की तैयारी चल रही है। यानी विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद में भी बिहार में 8 सीटों पर जिस तरह से चुनाव हुई है, पटना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नवल किशोर यादव ने जीत हासिल की है। एकदम भारी बहुमत के साथ नवल किशोर यादव जी फिर वापसी आ गए। यहाँ के टीचर, नालंदा, नवादा, पटना के टीचर सिर्फ उन्हीं को पसंद करते हैं। पूरे बिहार में एकमात्र यही सीट है जो 24 साल से कंटिन्यूस सीट पर नवल किशोर यादव जी हमारे भाई साहब हैं और शिक्षकों के लिए लड़ते हैं और मरते हैं और आन बान से शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हैं। जाहिर है जो कंटेस्ट कांटे की टक्कर थी, उस टक्कर में विजय जो उम्मीदवार है नवल किशोर यादव, उन्होंने जीत हासिल की और विजेता बने हैं। कैमरामैन मनीष सुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हम आपको नीतीश कुमार का वो कमरा दिखा रहे हैं जहां विधायक चुनने जाने के बाद नीतीश कुमार रहते थे। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सियासत पर काबिज होंगे। मुख्यमंत्री के तौर पे वो अपना कारोबार संभालेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस
कमरे में, जिस कमरे में रह करके नीतीश कुमार पढ़ाई किया करते थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने अपनी बहन के घर में रहते हुए किया था। ये पटना का राजापुर के समीप का ये मकान है और यहाँ पे इसी कमरे में नीतीश कुमार रहते थे। तो इस कमरे को आज भी नीतीश की यादों की तरह जो है संजो के उनकी बहन जो है वो रखी हुई है, उनके परिवार के लोग रखे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जो है 1985 में जब विधायक बने थे, राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा था, उसके बाद भी उनका इस कमरे में आना जाना लगा रहता था। लगातार वो इस कमरे से जो है जुड़े रहते थे। काफ़ी लगाव नीतीश कुमार को अपने इस कमरे से है। तो यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए इस कमरे में जो किताबें हैं उनमें एक किताब जो है जो हमारे हाथ लगी है, उस किताब को मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए ये बिहार विधानसभा की आश्वासन समिति की ये राजस्व विभाग का ये 28वां प्रतिवेदन है। यहाँ देखिए ये विधानसभा में जब वो शामिल हुआ करते थे, जो क्वेश्चन आवर होता है, श्री नीतीश कुमार सदस्य बिहार विधानसभा विधायक क्लब संख्या 9495 पटेल पथ पटना। तो ये जो दस्तावेज हैं ये नीतीश कुमार के विधायक काल के दौरान के ये दस्तावेज हैं। तो फिलहाल सबकी नज़र है कि एक बार फिर नीतीश कुमार जो है वो अपना मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो कब संभालते हैं, कब वो राजभवन जाते हैं विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद जो है अगली सरकार जो होगी उसके लिए राज्यपाल के पास पहुंच करके अपना बहुमत साबित करते हैं। और उसके बाद नीतीश मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण कब होगी इसको लेकर के सभी को इंतजार है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के बाजारों में दीपावली की रौनक देखते ही बन रही है। बाजार में त्योहार को लेकर उत्सव बना हुआ उत्साह है। बाजार में मिट्टी के दिए, रंगोली और सजावट सामग्री की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके साथ ही सराफा, कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। ऑलमोस्ट जो भी घर के डेकोर आइटम्स होते हैं एंड फेस्टिविटी है तो ऑब्वियसली पूजा पाठ की जो ये सामानें होती हैं वो सब ले रहे हैं। अच्छा, कोरोना इफेक्ट करेगा क्या इस दिवाली? प्राइसेस तो काफ़ी हाई हैं इस बार, सभी चीज़ें लोग हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं। रेस्ट तो मार्केट वैसा ही है, लोग वैसे ही अब शॉपिंग कर रहे हैं। अभी आपने क्या क्या अभी तो जस्ट स्टार्टेड, शुरू ही किया है अभी लेना। वहाँ पे रंगोली का कलर लूँगी, उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें लूँगी। अभी माला वगैरह और भी एक्सप्लोर करूँगी, अभी क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें अभी नई आई हैं वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगी। हम दिन में 4 से 5 बार हाथ धोते हैं, लेकिन महामारी के दौरान लोग 10 से 12 बार हाथ धो रहे हैं। यह हमारे पानी की कमी को बढ़ाता है। मिशन पानी के हिस्से के रूप में हम आपके लिए ऐसे नवाचारों की जानकारी लाते हैं जो पानी बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज IIT चेन्नई की ओर से इंक्यूबेट किया गया एक इनोवेशन है जो हैंड वॉश करते समय 90% नल का पानी बचाता है। हम औसतन दिन भर में 4 से 5 बार हाथ धोते थे, लेकिन महामारी के दौरान इस आंकड़े में इजाफा हुआ। हम जब भी हाथ धोते हैं काफी ज्यादा पानी बर्बाद होता है, क्योंकि सिर्फ एक तह तक पानी का इस्तेमाल होता है, बाकी पानी नीचे गिरकर बर्बाद होता है। हमने एटोमाइजेशन की तकनीक से ये प्रोडक्ट तैयार किया है, जिससे पानी की हर एक बूंद लाखों और करोड़ों में तब्दील हो जाती है। इस प्रक्रिया के चलते लगभग 95% पानी की खपत हो जाती है। एक मामूली नल से आपको 1 मिनट में 10 से 15 लीटर पानी मिलेगा, जबकि हमारे प्रोडक्ट से आपको हर मिनट सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी मिलेगा। यही फर्क है नॉर्मल फ्लो और हमारे प्रोडक्ट में। इस एटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में कूलिंग और सेटलिंग के लिए किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल घरेलू कामकाज में भी हो, जिससे पानी की बचत हो और एक नया बदलाव आ सके। हमारे ये वाटर सेवर किसी भी नल में लगाया जा सकता है। मेरा लक्ष्य है कि भारत के हर एक कोने तक हम पहुंचे। हम चाहते हैं हमारा ये प्रोडक्ट सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में इस्तेमाल हो, कम्युनिटी शौचालय में इस्तेमाल हो। आपको बता दें कि ऐसा करने से पानी काफी मात्रा में बचाया जा सकता है। एक कंपनी ने 30 लाख देकर हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया और अपने सारे दफ्तरों में प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिया। ऐसा करने से सालाना उन्होंने 45 करोड़ की बचत की। उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं बचाया, बल्कि एनर्जी जैसे बिजली भी बचाई। और इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।